नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान मान्यता प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक उमेश शर्मा काओ समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। युवा मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना किसी भी समुदाय की धार्मिक पहचान, परंपराओं या अधिकारों को प्रभावित करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि समाज के सभी वर्गों को शैक्षणिक प्रगति को नई गति देने के उद्देश्य से की गई है। कुछ लोग इस विषय पर भी भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जब हमने यूसीसी का कानून बनाया था, उस समय में भी इस प्रकार का भ्रम और अफवाहें फैलाई गई थी। अब लगभग 1.5 वर्ष कानून के लागू होने को होने जा रहा है। कहीं पर भी एक भी मामला किसी के साथ भेदभाव का, किसी भी जाति का, किसी भी अन्याय का सामने नहीं आया। जो भ्रम थे, जो अफवाहें थी, जो फैब्रिकेटेड चीजें थी, वो स्वतः ही लोगों के ध्यान में आ गई। बादल साफ हो गए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। तो ये जो लोग भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार की नीति स्पष्ट है और नियत भी। हम किसी समुदाय की पहचान बदलने का नहीं, बल्कि उनके बेहतर भविष्य को बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके बच्चों का बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य आस्था और आधुनिकता के बीच संतुलन स्थापित करना है, न कि एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करना। हम चाहते हैं अल्पसंख्यक समाज का प्रत्येक बच्चा अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा रहे और विज्ञान, कंप्यूटर, गणित, भाषा, कौशल विकास तथा आधुनिक तकनीकों में भी वो पूरी तरह से दक्ष बने, पूरी तरह से उसको इनका प्रशिक्षण मिले, शिक्षण मिले। हम चाहते हैं हमारे बच्चे केवल शिक्षा प्राप्त न करें, बल्कि भविष्य का नेतृत्व भी करें। वो आने वाले समय में विभिन्न सेक्टरों में जाकर वहाँ लीडरशिप देने का काम भी हमारे बच्चों के द्वारा हो। वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, शिक्षाविद बने, न्यायविद बने, प्रशासनिक अधिकारी बने, सफल उद्यमी बने और विश्व के प्रत्येक मंच पर उत्तराखंड और भारत का नाम रोशन करें। भाइयों बहन, हमारा प्रयास है कि राज्य में शिक्षा के ऐसे मंदिर स्थापित हों जहां तय मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, साथ ही बच्चों को आधुनिक, वैज्ञानिक और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। पर यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी विपक्षी पार्टियों ने हमेशा अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी राजनीति का टूल किट समझाया है, अपना वोट बैंक समझाया है, क्योंकि वह लोग चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समाज हमेशा उनका टूल किट तक ही सीमित रहे, बस चुपचाप उनको वोट देता रहे। पर हमारी सरकार चाहती है कि अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में कोई राजनीतिक टूल किट नहीं, बल्कि किताब, कॉपी और पेन हो, जिससे उनके उज्जवल भविष्य की नींव रख सकें। यही बात हमारे प्रतिपक्ष के लोगों को आज खटक रही है। वर्ष 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने राज्य में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अधिनियम लागू किया था। उस अधिनियम में उनका मानना था कि अल्पसंख्यकों में केवल मुस्लिम समाज के लोग ही होते हैं। उन्होंने बाकी अल्पसंख्यक समाज को इससे दूर रखने का काम किया, पर हमारी सरकार ने इसमें सिख, जैन, पारसी, ईसाई, बौद्ध धर्म को नए कानून के अंतर्गत समान अधिकार देने का काम किया, किसी के अधिकार कम नहीं किए। उनकी वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण में देवभूमि उत्तराखंड की जिस पहचान को कलंकित किया था, हम उस कलंक को मिटाने का काम कर रहे हैं। लगातार अनवरत रूप से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षा व्यवस्था को एक नई दिशा देने का काम किया है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप सक्षम बनाना है और मुझे पूरा विश्वास है हमारा राज्य इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये नीति केवल डिग्री आधारित शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को कौशल, नवाचार, अनुसंधान, उद्यमिता और रोजगार से जोड़ने पर विशेष बल देती है। आज आवश्यकता केवल पढ़े लिखे युवाओं की नहीं, बल्कि कुशल, आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार युवाओं की है। इसी को देखते हुए हमारी राज्य सरकार भी शिक्षा को रोजगार, टेक्नोलॉजी और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हम डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं, कौशल विकास, स्टार्टअप संस्कृति, नवाचार और आधुनिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि उत्तराखंड का प्रत्येक युवा भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहे और उन सभी चुनौतियों पर फिट हो जाए। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण भी इसी व्यापक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। ये प्राधिकरण केवल मान्यता देने वाला संस्थान नहीं होगा, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पारदर्शी प्रशासन, शिक्षक प्रशिक्षण, आधुनिक पाठ्यक्रम, डिजिटल शिक्षण, नवाचार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन का एक सशक्त मंच बनेगा। हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की सभी 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर और आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। भाइयों बहनों, आज जिन शिक्षण संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जा रही है, वे मात्र एक प्रमाण पत्र का कागज प्राप्त नहीं कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड में शिक्षा की नई व्यवस्था, नई सोच और नए युग की सहभागी बन रही है। एक आने वाली यात्रा जो अमृतकाल की यात्रा है, उस यात्रा की सहयात्री बन रहे हैं। उस यात्रा को गंतव्य तक जाने वाले हमारे नौनिहाल तैयार कर रहे हैं। अब इन संस्थाओं की जिम्मेदारी केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने की नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करने की है जो ज्ञानवान हो, उसके साथ साथ संवेदनशील हो, संस्कारित हो, जिम्मेदार और राष्ट्र के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हों। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड समाप्त होने के बाद नई शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिसके तहत अब मदरसों में आधुनिक शिक्षा को भी शामिल किया गया है। इस फैसले पर पूर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य सरकार का आभार जताते हुए इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन से अब मदरसों के बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा भी मिलेगी। मैं इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को और उनकी सरकार को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य के अंदर मदरसा बोर्ड को खत्म नहीं बल्कि उसका विस्तार करके 6 माइनॉरिटीज को शामिल किया और 6 माइनॉरिटीज में यानी सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन, उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने का फैसला ये स्वागत के साथ साथ आभार और अभिनंदन के योग्य है। मैं तमाम अपने प्रदेश के मदरसों के संचालकों से और समस्त माइनॉरिटीज से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने उन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देने के लिए मदरसा एजुकेशन बोर्ड के खात्मे के बाद जो माइनॉरिटी एजुकेशन प्राधिकरण माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कमलों द्वारा स्थापित हुआ है, उससे लाभ उठाएं और अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके जो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनके लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया है कि वो मुख्य धारा की एजुकेशन हासिल करके इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस बन सकते हैं। और जो 60 साल के अंदर कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया है, उस तुष्टीकरण को खत्म करके अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे करके उन्हें इस लायक बनाए कि वो देश और प्रदेश के अंदर
अपने प्रदेश के नाम को भी रोशन कर सकें और अच्छी एजुकेशन हासिल करने के बाद वो अपना। रामपुर तिराहा कांड मामले में आया अदालत के फैसले का कांग्रेस ने स्वागत करते हुए इसे उत्तराखंड आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष की जीत बताया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि रामपुर तिराहा और मुजफ्फरनगर गोलीकांड उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास की सबसे दर्दनाक और क्रूर घटनाओं में से एक है, जहां शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस ने कहा कि ये फैसला उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आपको बता दें कि रामपुर तिराहा कांड मामले में कोर्ट का फैसला आ गया है। कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रामपुर तिराहा कांड में कोर्ट का फैसला आया है, जिसका स्वागत कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि दिल्ली कूच कर रहे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई थी। कांग्रेस ने कहा कि ये फैसला उत्तराखंड आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास की सबसे क्रूर और दर्दनाक घटना, जिसे रामपुर तिराहा कांड और मुजफ्फरनगर गोलीकांड भी कहा जाता है, जब जिस तरीके से उस वक्त की सरकार ने शांतिपूर्वक दिल्ली कूच कर रहे हमारे आंदोलनकारी भाई बहनों पर बर्बरता की थी और जिसके लिए न्याय की मांग जो है हम शुरू से कर रहे थे। हमारे 7 आंदोलनकारी भाई इसमें जो है शहीद हुए थे। 2024 में भी कोर्ट का जो निर्णय था वो सराहनीय था, जिसमें 2 पीएसी जो है जवानों को, सिपाहियों को उन्होंने आजीवन कारावास दिया था और जो अभी फैसला आया है जून में, वो भी स्वागत योग्य है कि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे की जो एक नीति है और ये जो रीति है, कानून इसीलिए होता है कि जो जिस तरीके का गुनाह करेगा उसको सजा मिलेगी। अभी भी जिन पुलिस कर्मियों को दोषी मान करके सजा सुनाई है कोर्ट ने, हम उसका स्वागत करते हैं। वो दंश और वो दुख सदैव मन में रहेगा कि किस तरीके से हमारी बहनों के साथ जो है अत्याचार हुआ, महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म हुआ और उसके बाद जिस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ा और आज हम प्रदेश को पाने में सफल हुए हैं। उनकी शहादत कभी भी बेकार नहीं जाएगी और जो दोषी हैं, अन्य दोषी जो और भी हैं, उन्हें भी इसी तरह सजा मिलेगी। नैनीताल में बीडीसी की बैठक ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरीश बिष्ट की अध्यक्षता में विकासखंड सभागार में आयोजित की गई, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने प्रमुख मुद्दे उठाए। बैठक के दौरान प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मुख्य रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, सड़क निर्माण और पानी की किल्लत की समस्याओं पर अधिकारियों का ध्यान केंद्रित किया। ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में खस्ताहाल सड़कों की स्थिति में सुधार और नए सड़क निर्माण की मांग पर पुरजोर तरीके से उठाई। ग्राम प्रधान नाई शीला ने स्कूल में सुविधा का अभाव, फायर के उपकरण नहीं होने की समस्याओं को रखा। वहीं ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर हरि सिंह बिष्ट ने अधिकारियों को सख्त निर्देशित किया। आप इसमें बताइए क्या करेंगे भाई मेन शिक्षा। देखिए, क्षेत्र पंचायत भीमताल की आज त्रैमासिक बैठक थी, जिसमें शिक्षा, सड़क, विद्युत सहित अनेक मुद्दे उठे। सबसे ज़्यादा समस्या जो थी शिक्षा विभाग की थी, क्योंकि जो आज वहाँ प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, लगातार उनमें संख्याएं बढ़ रही, छात्र संख्या, और जबकि सरकारी विद्यालयों के छात्र संख्या घट रही है। उसका मुख्य कारण जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा न होना, इसे मुख्य कारण था, जिस वजह से लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। निस्संदेह चिंताजनक है, क्योंकि युवा हमारा भविष्य हैं। जो बच्चे वहाँ भी पढ़ रहे हैं तो उनका शिक्षा का स्तर वो स्तर नहीं है जो होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम प्राइवेट स्कूलों को इसी तरह से प्रोत्साहित करते रहे और सरकारी स्कूल अगर इसी तरह से बंद होते रहे तो एक समय ये आएगा कि गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेज पाएगा, जो निस्संदेह चिंताजनक है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें गुणवत्ता युक्त शिक्षा हो, जिस प्रकार से हम सब लोग वहाँ से पढ़ के आगे बढ़े हैं। और मैं समझता हूँ कि वहीं से एक समय ये था कि IAS PCS अधिकांश उसी विद्यालयों से निकले हैं, और आज वो समय भी है कि कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जहाँ आज भी सिफारिश से एडमिशन मिलता ही नहीं। प्राइमरी विद्यालयों में एक कोटाबाग में है और एक आपका कपकोट में है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी कुछ विद्यालय ऐसे बने जहाँ थोड़ा सा
अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिले, यह हमारा सबका प्रयास है। डोईवाला ऋषिकेश मार्ग पर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के पास तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां ओवर स्पीड क्रेटा कार ने पहले एक स्विफ्ट कार और फिर टेम्पो ट्रैवलर को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, एयरपोर्ट पर हादसा देखने को मिला जहां एक अनियंत्रित क्रेटा कार ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। ऐसे में हादसे को लेकर और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, घटना है ये। एक टेम्पो ट्रेवल जो है ऑन रोड पंचर हो गया था, तो उसने मदद के लिए स्विफ्ट डिजायर ड्राइवर को रोका, तो उसने उसकी मदद की और मदद करने के दौरान जो है पीछे से ओवर स्पीड एक क्रेटा कार आई और स्विफ्ट डिजायर को जोरदार टक्कर मारी, जिसमें 3 से 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं और ये क्रेटा कार वाले जो है वो लोकल रानी पोखरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं और सबको भर्ती करा दिया गया है। अब उनका इलाज चल रहा है। संजय, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में मानसून की पहली झमाझम बारिश ने 15 दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी से लोगों को बड़ी राहत दी है। मौसम सुहाना होते ही त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, परमार्थ निकेतन आश्रम पर पर्यटकों की चहल पहल बढ़ गई है, जिससे स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले उठे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में अब चुनावी हलचल तेज होने लगी है। जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी 4 जुलाई से राज्यव्यापी अभियान जन जन की सरकार, जन जन के द्वार की शुरुआत करने जा रही है। इस अभियान के जरिए सरकार की उपलब्धियां घर घर पहुंचाई जाएगी और लोगों से सीधा संवाद भी होगा। देखिए, सरकार हर समय पर जनता के द्वार, जनता के विकास, जनता के कार्यों के विषय को लेकर कार्यक्रम करती रहती है। हमने पहले भी ये कार्यक्रम लिए थे, इसका दूसरा चरण अभी हम कर रहे हैं और तीसरा चरण भी इसका हम भविष्य में करेंगे। जन समस्याओं से जुड़े हुए जन कल्याण शिविर इस दौरान सब जगह लगेंगे। ये कार्यक्रम श्रृंखला है। ये ठीक है कि 4 तारीख को पुष्कर धामी जी प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल रहेगा, वो भी एक उत्साहपूर्ण क्षण है, लेकिन कार्यक्रम उससे जुड़ा हुआ नहीं है। कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारा जो कार्यक्रम है वो हर 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद जन कल्याण शिविर जनता के समाधान के लिए, जन समस्याओं के समाधान के लगता है। उसकी द्वितीय श्रेणी की श्रृंखला हम 4 तारीख से शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 4 जुलाई को 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा कर रहे हैं। नारायण दत्त तिवारी का वो रिकॉर्ड भी 4 जुलाई को तोड़ेंगे और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन भी इस दौरान किया जा रहा है। बड़े लेवल पर ये कार्यक्रम किए जाएंगे। तमाम जिलों से लेकर तहसील स्तर तक ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस दौरान लोगों की जो समस्याएं होंगी उनका निस्तारण किया जाएगा। अधिकारी उनकी समस्याओं को सुनेंगे और बीजेपी भी पूरी तरह से सेवा सप्ताह के रूप में इस कार्यक्रम को चलाने जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी कि रिकॉर्ड बड़े बड़े नेताओं का तोड़ेंगे, तो कहा जा सकता है कि इसको लेकर लगातार अभियान भी चलाए जाएंगे। और ऐसे में कहा जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में भी है और चुनाव से पहले इस तरह के अभियान लगातार चला रही है ताकि आने वाले समय में चुनावी जब नतीजे आएंगे तो उसमें फायदा बीजेपी को मिल सके। यानी कि कहा जा सकता है कि जो सेवा सप्ताह है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल पूरे करने पर चलाया जाएगा। जन जन की सरकार जन जन के द्वार में पहुंचेगी। ऑनबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के उस बयान के बाद उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस उन्हें उस सीट से हराएगी। इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने इसे कांग्रेस के मुंगेरी लाल के हसीन सपने बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी चुनावी दावे करती रही, लेकिन परिणाम उसके विपरीत रहे हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का उदाहरण देते हुए कहा कि वे 2 सीटों से चुनाव लड़कर
भी हार गए थे। नवीन ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है और उसे केंद्रीय नेतृत्व का भी अपेक्षित समर्थन नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि जनता एक बार फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी पर भरोसा जता रही है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। हरीश रावत तो स्वयं दो जगह से पिछली बार हार गए, इस बार गणेश गोदियाल भी प्रयास कर ले। उत्तराखंड की जनता कांग्रेसियों को हर जगह से हराएगी, शायद गणेश गोदियाल ये बोलना चाह रहे। अपनी टीम अभी तक खड़ी नहीं कर चुके हैं, केंद्रीय नेतृत्व का साथ नहीं मिल रहा है। कुमारी शैलजा बीच में ही भाग जा रही है, जैसे उनको एहसास हुआ कि उत्तराखंड कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है और यहाँ पर आकर अपनी इज्जत भी गंवाने वाली बात है। गणेश गोदियाल इस प्रकार के जो है बयान सुर्खियों में आने के लिए बोल रहे हैं और अपनी बची खुची राजनीतिक साख बचाने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से 1 जुलाई से मदरसों में नई शिक्षा व्यवस्था लागू किए जाने के बाद सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी के पास प्रदेश के विकास, शिक्षा और रोजगार को लेकर कोई स्पष्ट विजन नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि बीजेपी विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मदरसा, मस्जिद और मजार जैसे विषयों को राजनीतिक एजेंडा बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के पास न बेरोजगार युवाओं के लिए कोई ठोस रोड मैप है और न ही प्राथमिक, माध्यमिक और अन्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की कोई प्रभावी योजना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और इस एजेंडे पे हम फंसना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी मदरसा, मस्जिद, मजार इसका नाम लेकर के राजनीति कर रही है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के विकास का नहीं है। उनके पास कोई दृष्टिकोण राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का नहीं है। उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण, दूरदृष्टि राज्य की, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके स्तर को बढ़ाने के लिए कोई उनके पास दृष्टिकोण नहीं है। तो इसलिए इनका काम तो मदरसा, मस्जिद, बाजार, ये 3 काम है, उसी काम में वो लगे हुए। उत्तराखंड में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। यात्रा के बहाने अब दोनों प्रमुख दल एक दूसरे पर हमलावर हैं। बीजेपी ने कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की भूमिका और अंदरूनी राजनीति को लेकर सवाल उठाए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को लगातार साइडलाइन कर रही है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत हमेशा दबाव की राजनीति करते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपनी बरगद वाली राजनीति छोड़कर कार्यकर्ता और संगठन के हित में भी सोचना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने कहा कि परिवर्तन संकल्प यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से बीजेपी घबराई हुई है। इस प्रकार से हरीश रावत जी को, जो खुद में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के रह चुके हैं और कांग्रेस उनको एक कद्दावर नेता के रूप में जानती है, आज उन्हीं को जिस प्रकार से साइडलाइन कर रही है, उससे साफ तौर पर यह साबित होता है कि कांग्रेस में अब उन लोगों की जरूरत नहीं है जो पार्टी के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हरीश रावत जी कभी आमरण अनशन पर चले जाते हैं, कभी वो 16-17 दिन की राजनीतिक छुट्टी ले लेते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं। हरीश रावत को एक बरगद का पेड़ भी माना जाता है कि उसकी छांव में कोई पनप नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें अब चिंतन करने की आवश्यकता है हरीश रावत जी को कि उनको अब देखिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा की सफलता से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और इसीलिए वो उलझुल बातें कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एकजुट है, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्रियों और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच कलह चल रही है, सिर फुटवल चल रही है, आपसी नूरा कुश्ती चल रही है, जिसका खामियाजा भाजपा के संगठन को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।